साल 2007 अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लेखक लॉरेंस स्पेंसर के लिए ये दिन किसी और दिन जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में इस लेखक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुबह का वक्त था। लॉरेंस स्पेंसर ने अपने घर के बाहर लगे अपने मेल बॉक्स को खोला तो उसे उसमें से एक पैकेज मिला। दोस्तों, ये कोई साधारण पैकेज नहीं था, बल्कि ये एक मोटा लिफाफा था जो कि दर्जनों पुराने दस्तावेजों से भरा हुआ था, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स 1940 के दशक के यूएस मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सीक्रेट स्टैंप्स लगे हुए थे और वो सभी डॉक्यूमेंट्स RAAF यानी रॉसवेल आर्मी एयर फील्ड के थे। उन डॉक्यूमेंट्स में एक अजीब तरह के इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल थी, जिसे पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस ट्रांसक्रिप्ट में दिए गए जवाब किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया के प्राणी ने दिए हों। लेकिन उस लिफाफे में सिर्फ पुराने दस्तावेज ही नहीं थे दोस्तों, बल्कि एक हाथ से लिखा हुआ लेटर भी था। और उस लेटर को एक 84 साल की महिला ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था, मैंने यह रहस्य 60 वर्षों तक छिपा कर रखा है। अब मैं 84 साल की हूँ। मैंने यह सीक्रेट बताने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को अब सच्चाई जाननी चाहिए। लॉरेंस स्पेंसर उन पुराने दस्तावेजों से भरे उस लिफाफे को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर इस लिफाफे के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट छुपा हुआ है जिसको उस 84 साल की महिला ने पिछले 60 सालों तक दबा कर रखा। तभी उसकी नजर लिफाफे में रखे एक पन्ने पर जाती है, जिसे देखकर उसे सारी घटना समझ आ जाती है। उस पन्ने पर लिखा था, रॉसवेल AAF 509th बॉम्ब ग्रुप एलियन इंटरव्यू 8 जुलाई 1947। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई साल 1947 को। मटिल्डा ओडोनेल मैकलरॉय, जो कि रॉसवेल में 509th बॉम्ब ग्रुप के वुमेन्स आर्मी एयर फोर्स में एक नर्स थी। 8 जुलाई की सुबह जब मटिल्डा बेस पर पहुंचती है तो उसने वहां कुछ अजीब सा नोटिस किया। उसने देखा कि बेस पर जहां आमतौर पर सामान्य सैनिक दिखाई देते थे, वहां आज हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। आज बेस पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बेस पर एक अजीब तरह की हलचल सी मची हुई है। आज उस बेस पर कई ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उसने पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। कुछ लोग सैन्य वर्दी में थे तो कुछ लोग काले सूट पहने हुए थे, लेकिन बेस पर मौजूद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बेस पर मौजूद हर एक व्यक्ति किसी ऐसी चीज के बारे में जानता है जिसके बारे में मटिल्डा को अभी तक पता ही नहीं है। मटिल्डा बेस पर मौजूद हॉस्पिटल की ओर बढ़ी रही होती है कि तभी उसके पास 2 सैन्य पुलिसकर्मी आते हैं और मटिल्डा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और वो दोनों पुलिसकर्मी मटिल्डा को बेस पर मौजूद एक हैंगर के पास ले जाते हैं, जहां एक सीनियर ऑफिसर मटिल्डा का इंतजार कर रहा था। वो सीनियर ऑफिसर मटिल्डा को बताता है कि रेगिस्तान में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एक UFO क्रैश हुआ है, जिसके मलबे को बरामद किया जा चुका है। लेकिन उस क्रैश्ड एयरक्राफ्ट से उन्होंने एक प्राणी को भी रिकवर किया है जो अभी भी जिंदा है। उस ऑफिसर ने मटिल्डा से कहा कि वो प्राणी किसी से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो तुम जाकर उसको चेक करो कि उसको कहां और कितनी चोट आई है, और अगर वो कुछ रिस्पॉन्स करता है तो बताओ। फिर वो ऑफिसर मटिल्डा को हैंगर के पास बने एक कमरे में लेकर गया। मटिल्डा को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो ऑफिसर किस तरह के प्राणी के बारे में बात कर रहा है। तभी वो उस कमरे में प्रवेश करती है जिसमें वो प्राणी मौजूद था। लेकिन जैसे ही मटिल्डा कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी है, जिसमें कई वैज्ञानिक और उच्च सैन्य अधिकारी एक अजीब से प्राणी को घेरे हुए खड़े हैं। कमरे के अंदर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी टकटकी लगाए हुए उस प्राणी को देख रहे थे। मटिल्डा धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो देखती है कि कमरे के एक कोने में एक छोटी सी कुर्सी पर एक छोटा सा प्राणी बैठा हुआ है जो लगभग 3 फीट लंबा होगा। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी और उसका सिर सामान्य से बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर कोई भी बाल नहीं थे। उसके हाथों में 3-3 उंगलियां थी और उसकी त्वचा का रंग ग्रे था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ना तो उस प्राणी के कान थे और ना ही मुंह था। कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति उस प्राणी को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अबूझ पहेली हो जिसको सॉल्व करना है। लेकिन मटिल्डा उस प्राणी को एक मरीज की तरह देखती है। मटिल्डा धीरे धीरे उसके पास गई और उसके आगे बैठ गई। उस कमरे में मौजूद लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो प्राणी क्या बोलेगा, क्योंकि अभी तक उस प्राणी ने किसी से
से भी कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया था। जैसे ही मटिल्डा उस प्राणी से बात करने के लिए आगे झुकी, वैसे ही वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मटिल्डा के दिमाग में एक विचार आया, लेकिन वो विचार मटिल्डा का नहीं था, बल्कि वो विचार उस प्राणी ने मटिल्डा के दिमाग में पैदा किया था। दरअसल वो प्राणी टेलीपैथी के जरिए मटिल्डा से बात कर रहा था। उस प्राणी ने टेलीपैथी के जरिए मटिल्डा को बताया, मैं घायल नहीं हूँ। जिस शरीर में मैं मौजूद हूँ वह तुम्हारे शरीर जैसा नहीं है। मुझे जीवित रहने के लिए ना भोजन चाहिए, ना हवा और ना ही पानी। मटिल्डा को महसूस हुआ कि वो प्राणी एक फीमेल है और वो खतरनाक नहीं है। मटिल्डा ने अपने विचारों के जरिए उसको अपना परिचय दिया और उस प्राणी ने भी ठीक उसी तरह से उत्तर दिया। उस प्राणी ने बताया, मेरा नाम एरोल है और यहाँ केवल तुम ही हो जो मुझसे अपने विचार नहीं छिपा रही हो। मटिल्डा ने 6 हफ्तों तक एरोल का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स ने सैकड़ों पन्नों को भर दिया। एरोल ने मटिल्डा को एक ऐसे युद्ध के बारे में बताया जो हजारों सालों से चल रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है। और वो युद्ध किसी एक ग्रह या तारामंडल में नहीं लड़ा जा रहा, ना ही किसी एक गैलेक्सी में लड़ा जा रहा है, बल्कि वो युद्ध ब्रह्मांड की कई गैलेक्सियों में फैला हुआ है। एरोल ने बताया कि वो डोमेन नामक सभ्यता की एक अधिकारी है, एक ऐसी सभ्यता जो ब्रह्मांड के लगभग 1/4 हिस्से को कंट्रोल किए हुए है। ध्यान से सुनना, 1/4 गैलेक्सी नहीं बल्कि 1/4 ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली सभ्यता। एरोल ने आगे बताया, हमारी सभ्यता ने अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में खरबों वर्षों तक अपना कार्य जारी रखा है। हम यहाँ की सभी अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक प्राचीन हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य है निरंतर प्रगति करना। एरोल ने आगे बताया कि उनकी डोमेन नामक सिविलाइजेशन अकेली नहीं है, बल्कि उनसे पहले अंतरिक्ष के इस हिस्से में ओल्ड एम्पायर नाम की एक और पुरानी सिविलाइजेशन कंट्रोल किया करती थी। लेकिन ओल्ड एम्पायर सिविलाइजेशन के राज करने का तरीका डोमेन सिविलाइजेशन से अलग था। जहां डोमेन सिविलाइजेशन प्रगति करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो वहीं ओल्ड एम्पायर सिविलाइजेशन बल का प्रयोग करके नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। डोमेन और ओल्ड एम्पायर दोनों सिविलाइजेशंस में हजारों सालों तक युद्ध हुआ, जिसमें ओल्ड एम्पायर सिविलाइजेशन हार जाती है और डोमेन सिविलाइजेशन ब्रह्मांड के इस हिस्से पर नियंत्रण पा लेती है। लेकिन समस्या ये थी कि ओल्ड एम्पायर के बने बेस, उनके उपकरण और उनके ऑटोमेटेड सिस्टम्स हजारों दुनियाओं में फैले हुए थे, जिनमें से ओल्ड एम्पायर के शासन खत्म होने के बाद उनके ज्यादातर सिस्टम्स बंद हो गए थे। लेकिन हजारों सालों के बाद आज भी कई ग्रहों पर उनकी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी और उनके सिस्टम्स काम कर रहे हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में भी ओल्ड एम्पायर का एक ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहा है और एरोल को उसी सिस्टम को जांचने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की चपेट में आ गया, जिससे उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। मटिल्डा ने एरोल से पूछा कि वो उस यूएफओ क्रैश में कैसे बच गई और उसको कोई चोट क्यों नहीं आई। तो एरोल ने बताया कि वो एक ISBE है, यानी इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग। एक ISB अपनी चेतना से ब्रह्मांड में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। उन्हें शरीर धारण करने की कोई जरूरत नहीं होती। वे शरीर को केवल जरूरत पड़ने पर एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद वो उस शरीर को छोड़ देते हैं। एरोल ने बताया कि वो अभी जिस शरीर में है वो केवल एक मिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मिशन कंप्लीट होने के बाद वो इस शरीर को छोड़ देगी। और उसने कहा कि तुम इंसान भी एक ISBE हो। लेकिन मटिल्डा ने एरोल से पूछा कि इंसान ISBE कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंसान तो अमर ही नहीं है और इंसान अपनी चेतना को ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं भेज सकते। तभी एरोल ने पृथ्वी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मटिल्डा हैरान हो गई। दरअसल एरोल ने बताया कि पृथ्वी कोई ग्रह नहीं बल्कि एक जेल है, एक कारावास जिसको ओल्ड एम्पायर ने बनाया था। पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान ISBE हैं और वो पृथ्वी पर आने से पहले हजारों लाखों सालों तक ब्रह्मांड में ISBE बनकर यात्रा करते रहे हैं। लेकिन अब पृथ्वी पर मौजूद इंसान एक जेल में कैद हो चुके हैं, जिस वजह से वो अब चेतना से ट्रेवल नहीं कर सकते। एरोल ने आगे बताया कि ओल्ड एम्पायर ने इस जेल को उन ISBEs को कैद करने के लिए बनाया था जो उनके खिलाफ बगावत करते या उनके शासन करने के तरीके पर विरोध करते। तो ओल्ड एम्पायर ने मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में इस जेल को बनाया, जिसमें उन्होंने एक ऑटोमेटेड प्रणाली बनाई जिसमें सभी विरोधियों को पकड़कर उनकी पिछली मेमोरी को डिलीट किया गया और उनको एक ऐसे इंसानी शरीर में डाला गया जो समय के साथ बूढ़ा होता है और जिस शरीर को दर्द महसूस होता है। ओल्ड एम्पायर की ये प्रणाली ऑटोमेटिक तरीके से चलती रही, जिसमें जब भी पृथ्वी का कोई वासी मरता तो ओल्ड एम्पायर की बनाई प्रणाली उसकी चेतना को डिटेक्ट करती और उसको पकड़कर
उसे प्रोसेसिंग स्टेशन में खींच लेती और उस प्रोसेसिंग स्टेशन में उसके पिछले सारे जन्मों की याददाश्तों को मिटाकर फिर से पृथ्वी पर एक नए शिशु की बॉडी के रूप में भेज देती। ओल्ड एम्पायर का इस जेल को बनाने का मकसद ये था कि जो विरोधी आईएसबी हैं उन्हें कभी इस जेल में रहते हुए ये पता ही ना चले कि उनका असली मकसद क्या था। समय के साथ इस जेल में विरोधियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन जब डोमेन सिविलाइजेशन और ओल्ड एम्पायर सिविलाइजेशन के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ओल्ड एम्पायर का तो पतन हो गया, लेकिन उनकी बनाई ये ऑटोमेटिक प्रणाली आज भी पृथ्वी पर काम कर रही है। एरोल ने आगे बताया कि आज से करीब 8000 साल पहले जब ओल्ड एम्पायर खत्म हो चुका था, तब डोमेन सिविलाइजेशन ने अपने करीब 3000 ट्रेंड अधिकारी और इंजीनियर्स को इस ऑटोमेटेड प्रणाली को बंद करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम में भेजा और उन्होंने हिमालय में अपने बेस को बनाया, क्योंकि पहाड़ उन्हें इंसानों से दूर रखते और वो इंसानों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इंसानों को इस जेल से आजाद करना चाहते थे। डोमेन के उन 3000 इंजीनियर्स और अधिकारियों ने कई महीनों तक पृथ्वी पर रहते हुए ओल्ड एम्पायर के प्रोसेसिंग स्टेशन और उनकी टेक्नोलॉजी की पहचान की और आखिरकार उन्होंने ओल्ड एम्पायर की इस ऑटोमेटेड प्रणाली को खत्म करने की एक योजना बना ली। लेकिन फिर ओल्ड एम्पायर द्वारा बनाई गई उस प्रणाली ने उन 3000 अधिकारियों को डिटेक्ट किया और उन्हें पकड़कर प्रोसेसिंग स्टेशन में ले जाकर उनकी यादों को मिटा दिया गया और उन्हें इंसानों के साथ पृथ्वी पर इस जेल में कैद कर दिया और वो समय के साथ अपनी असली पहचान भूल गए। डोमेन उन लोगों को लॉस्ट बटालियन बोलती है और एरोल ने बताया कि पृथ्वी पर जिन महान दिमागों ने जन्म लिया वो कोई पृथ्वी के वासी नहीं थे, बल्कि वो लॉस्ट बटालियन के अधिकारी हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा फिर भी उनमें मौजूद है, जैसे लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने उड़ने वाली मशीनों की तस्वीर तब बनाई जब इंसान उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लियोनार्डो ने हेलीकॉप्टर्स के स्केचेज बनाए, पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स के स्केचेज बनाए, वो भी 15वीं सदी में, जिन मशीनों को बनाने में अभी इंसानों को सैकड़ों सालों का और वक्त लगने वाला था। निकोला टेस्ला एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार उसके समय से दशकों आगे के थे, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसको ज्यादातर वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे। एरोल ने मटिल्डा से कहा कि तुम भी उस लॉस्ट बटालियन की एक सदस्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करने की क्षमता मौजूद है। इसी वजह से मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन यह क्षमता तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों से तुम्हारे साथ चली आ रही है। तुम भी डोमेन की एक नागरिक थी और उन 3000 अधिकारियों के साथ ओल्ड एम्पायर की इस स्वचालित प्रणाली को नष्ट करने के मिशन पर आई थी, लेकिन उन अधिकारियों की तरह तुम भी इसी जेल में फंस कर रह गई। दोस्तों 6 हफ्तों तक मटिल्डा एरोल का इंटरव्यू लेती रही और मटिल्डा और एरोल के बीच हुई हर एक बात को लाइन बाय लाइन टाइप किया जा रहा था, लेकिन परेशानी ये थी कि इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट में केवल वही बातें लिखी जा रही थी जिन्हें मटिल्डा बता रही थी, क्योंकि उनकी बातचीत टेलीपैथी से हो रही थी और आर्मी के किसी भी अधिकारी को ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर एरोल और मटिल्डा के बीच वास्तव में क्या क्या बात हुई है। तो आर्मी ने अब चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए 6 हफ्तों के बाद मटिल्डा को एरोल से अलग कर दिया और सेना के अधिकारी खुद अपने तरीके से उस एलियन से बात करने लगे, लेकिन वो एलियन उनके साथ कोई भी संवाद नहीं कर रहा था। तो अधिकारियों ने बल का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रोशॉक इक्विपमेंट को एरोल के सिर पर लगाकर सच उगलवाने की कोशिश की। सेना को लगा कि वो कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन ये वही तरीका था जिसका इस्तेमाल ओल्ड एम्पायर लोगों की याददाश्त मिटाने के लिए किया करते थे। जैसे ही उन्होंने एरोल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, वैसे ही एरोल की चेतना उसके शरीर को छोड़कर चली गई। अधिकारियों ने एरोल को वापस लाने की काफी कोशिश की, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि एरोल अब अपने शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एलियन और मटिल्डा के बीच हुए उस कन्वर्सेशन को दुनिया से भी छिपा कर रखना था। तो सेना के अधिकारियों ने मटिल्डा से गोपनीयता बनाए रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए और उसको कहा कि अगर तुमने कभी भी किसी को इस घटना के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मटिल्डा भी इस सब रहस्य को छिपा लेती है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने लगती है। लेकिन 60 साल के बाद जब मटिल्डा 84 साल की होती है, तब वो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और मटिल्डा को पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मटिल्डा को लगा कि उसके पास डोमेन और ओल्ड एम्पायर का जो भी ज्ञान है उसे वो मरने के बाद फिर से खो देगी और ओल्ड एम्पायर
कि ऑटोमेटेड प्रणाली उसकी यादों को फिर से मिटा देगी तो उसको अगले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो फिर मटिल्डा ने इस सीक्रेट को मरने से पहले दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। लेकिन परेशानी ये थी कि मटिल्डा इन सब बातों को किसको बताए, क्योंकि ये ऐसी बातें थीं जिन पर हर कोई विश्वास नहीं करता और जब वो किसी को एलियन जीव या टेलीपैथी के बारे में बताती तो लोग उसको पागल कहते। लेकिन कुछ समय पहले मटिल्डा ने एक लेखक लॉरेंस स्पेंसर की अनसुलझी घटनाओं पर आधारित एक किताब पढ़ी थी, द ओज फैक्टर्स। तो मटिल्डा को लगा कि हो सकता है कि शायद लॉरेंस स्पेंसर उसकी बातों पर विश्वास कर ले। तो मटिल्डा ने साल 2007 में 1947 की उस घटना से संबंधित सभी दस्तावेजों को एक लिफाफे में पैक करके उस लेखक लॉरेंस स्पेंसर को भेज दिए। साल 2008 में लेखक लॉरेंस स्पेंसर ने उन सभी दस्तावेजों और एलियन इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स को एक किताब में लिखकर एलियन इंटरव्यू नाम से प्रकाशित किया और देखते ही देखते वो किताब एक फेमस बुक बन गई। लेकिन ये सब देखने के लिए मटिल्डा अब इस दुनिया में नहीं रही थी, क्योंकि इस किताब के पब्लिश होने से पहले ही मटिल्डा की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी एक जेल है इस थ्योरी की शुरुआत लॉरेंस स्पेंसर की किताब के पब्लिश होने के बाद हुई। लोगों को ये थ्योरी काफी पसंद आई, लेकिन जब ये थ्योरी पॉपुलर होती गई तो सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के मन में ये था कि क्या लॉरेंस स्पेंसर ने अपनी किताब में जो भी छापा है क्या वो सच है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि लॉरेंस स्पेंसर ने अपने आप को इस किताब का ऑथर कभी नहीं कहा, बल्कि वो अपने आप को इस किताब का एडिटर कहता है। वो इस किताब का पूरा क्रेडिट मटिल्डा को देता है और खुद को केवल इस किताब का एडिटर बोलता है। लेकिन जब इस किताब ने टेलीपैथी, डोमेन और ओल्ड एम्पायर जैसी सिविलाइजेशंस का खुलासा किया तो कुछ लोगों ने फैक्ट्स को चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की। तो सबसे पहले उन्होंने मटिल्डा के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या सच में रोसवेल के 509th बॉम्ब ग्रुप के वुमेन्स आर्मी एयरफोर्स में साल 1947 में मटिल्डा ओडोनेल मैक्लरॉय नाम की कोई नर्स मौजूद थी या नहीं। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस समय में मटिल्डा नाम की कोई भी नर्स रोसवेल के 509th बॉम्ब ग्रुप के वुमेन्स आर्मी एयरफोर्स में शामिल नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि क्या लॉरेंस स्पेंसर ने अपनी किताब में एक झूठी कहानी छापी है। जब लॉरेंस स्पेंसर से मटिल्डा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मटिल्डा ने सच में रोसवेल के 509th बॉम्ब ग्रुप के वुमेन्स आर्मी एयरफोर्स में काम किया था। लेकिन रोसवेल यूएफओ क्रैश की घटना इतनी सीक्रेट थी कि मटिल्डा के रिकॉर्ड्स को सरकार द्वारा क्लासिफाइड कर दिया गया ताकि पब्लिक के सामने सच ना आ सके। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने लॉरेंस स्पेंसर से मटिल्डा द्वारा भेजे गए दस्तावेज मांगे तो लॉरेंस स्पेंसर ने कहा कि उसने वो सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सीक्रेट के उजागर होने के बाद वो अपना सारा जीवन यूएफओ रिसर्चर्स और सरकारी एजेंटों द्वारा परेशान होते हुए बिताए। अब दोस्तों सवाल ये है कि मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है कि 7 जुलाई साल 1947 को RAAF यानी रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने किसी अज्ञात चीज का मलबा रिकवर किया था और उसके अगले ही दिन यानी 8 जुलाई को रोसवेल के आर्मी एयरफील्ड के एक अधिकारी ने प्रेस रिलीज में ये बताया कि उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सॉसर के मलबे को रिकवर किया है। जब फ्लाइंग सॉसर वाली न्यूज सामने आई तो ये न्यूज उसी दिन में दुनिया भर की हेडलाइन बन गई। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद यानी 9 जुलाई को रोसवेल आर्मी एयरफील्ड एक और प्रेस रिलीज करती है जिसमें वो बताती है कि उन्हें क्रैश साइट पर कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि एक वेदर बलून का मलबा मिला है और ये बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन फिर साल 1978 में रोसवेल आर्मी एयरफील्ड के एक पुराने अधिकारी जो साल 1947 में उस क्रैश साइट पर मौजूद थे, मेजर जेसी मार्शल, वो एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो खुलासा करते हैं कि साल 1947 में रोसवेल में कोई वेदर बैलून नहीं बल्कि सच में एक यूएफओ को रिकवर किया गया था। अब दोस्तों रोसवेल यूएफओ का इंसिडेंट इतना बड़ा है कि इस पर अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल लॉरेंस स्पेंसर की थ्योरी के बारे में जान रहे हैं। तो मैं फिर से उसी टॉपिक पर वापस आता हूँ। देखिए मेरा मानना यह है कि रोसवेल यूएफओ की घटना इतनी फेमस हुई थी जिस पर लोगों ने सैकड़ों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
थ्योरीज बना डाली, जिनमें से ज्यादातर थ्योरीज का पर्दाफाश हो चुका है। पृथ्वी एक प्रिजन है, ये थ्योरी इंटरेस्टिंग जरूर लगती है, लेकिन इस थ्योरी में सत्यता नजर नहीं आती। तो मेरा मानना ये है कि जब तक किसी थ्योरी के बारे में कोई ठोस सबूत ना मिले तब तक उस थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, फिर चाहे भले ही उस थ्योरी को बनाने वाला अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कितने ही ढोल नगाड़े क्यों ना बजा ले। लॉरेंस स्पेंसर जैसे लेखक को रॉसवेल यूएफओ क्रैश जैसा एक ऐसा टॉपिक मिल गया जो पहले से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए था, और उस पॉपुलैरिटी का फायदा स्पेंसर को मिला, जिससे उसकी बुक एक बेस्ट सेलर बुक बनी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है कि कौन इस थ्योरी पर विश्वास करता है और कौन नहीं। वैसे आपके इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में क्या विचार हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट पर डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में सिर्फ रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट लिख देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।